मुझे बोलना है भारत की सामरिक चुनौतियां और रक्षा पत्रकारिता के ऊपर। चुनौती मेरे सामने भी होगी, आप सबको जगाए रखना होगा। विषय थोड़ा सा बोझिल है, लंच के बाद का वक्त है, आप में से बहुत सारे लोगों को नींद आएगी। नींद आए तो कुर्सी बदल लीजिएगा, उससे आराम मिलता है। रक्षा पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई? दरअसल इंसान ने जब शिकार करना शुरू करने के बाद, हेलो ये ठीक है, जब वो हंटर गैदरर बना, यानी जब वो शिकार की चीज़ों को इकट्ठा करता था अपनी गुफा में, और उस समय वो दूसरे लोगों की शिकार की हुई चीज़ों को लूटने की कोशिश उसने शुरू की, जब वो विकास का जो शुरुआती चरण था, तभी संगठित युद्धों की शुरुआत हुई। और तभी उसने उन सारे युद्धों के अनुभवों को अपनी गुफाओं की दीवारों पर केव पेंटिंग्स के तौर पर बनाया। रीवा के पास भी एक केव पेंटिंग आप में से बहुत कई लोग देखा होगा, उसमें युद्ध के चित्र हैं। भोपाल के पास भीमबेटका है, रातापानी अभयारण्य के अंदर एक रणभैंसा है, उसमें भी युद्ध के चित्र हैं। तो डिफेंस रिपोर्टिंग उसी वक्त से शुरू थी। भगवत गीता में जब पहला श्लोक होता है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता योत्सव माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय, जब धृतराष्ट्र पूछते हैं तो वो एक डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट से, एक डिफेंस रिपोर्टर से जानकारी मांग रहे होते हैं, और उसके बाद संजय उनको जो आगे बताते हैं वो ऑर्डर ऑफ बैटल है, ऑर्बैट। अगर आप आगे रक्षा पत्रकारिता करेंगे तो आपको इस शब्द से बहुत ज़्यादा आपको वास्ता पड़ेगा आपका। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती गई, लिखने पढ़ने की चीज़ें शुरू हुई, युद्ध के परिणाम, युद्ध की वीरता, ये सारी चीज़ें लिटरेचर के तौर पर आनी शुरू हुई। महाभारत में भी युद्ध की कहानी है, इस तरह के बहुत सारे लिटरेचर आए। राजा महाराजाओं ने अपने साथ ऐसे लेखकों को रखना शुरू किया जो युद्ध की खबरें देते थे। जाहिर सी बात है कि राज्याश्रय में है तो अपने राजा के बारे में वो बताते थे, लेकिन आज की तारीख में भी वो चीज़ें लिटरेचर की और ज्ञान की बहुत बड़ी कुंजी है, और वो अभी भी पढ़े जाते हैं बहुत ध्यान से। 7वीं शताब्दी में यूरोप में बैट द वेनरेबल हुए, जिन्होंने बहुत सारी लड़ाइयों के बारे में लिखा, खासतौर पर पोलैंड के साथ जो लड़ाइयाँ थीं। एंग्लो सैक्सन युद्धों के बारे में लिखा। 13वीं शताब्दी में इंग्लैंड में मैथ्यू परीज हुए, फ्रांस में 8वीं शताब्दी में एनहार्ड हुए, भारत में सुल्तान काल में ज़ियाउद्दीन बर्नी हुए, जिनकी बहुत सारी किताबें हैं। आपने से अगर हिस्ट्री वगैरह आप पढ़ते होंगे तो उसमें बहुत सारे उनके कोट मिलते हैं। कश्मीर में 12वीं शताब्दी में कल्हण थे, राजतरंगिणी लिखी उन्होंने, कश्मीर के राजाओं के युद्धों के बारे में लिखा। शिवाजी महाराज के दरबार में कृष्णा जी अनंत सभासद थे, उन्होंने शिवाजी महाराज के युद्धों के बारे में लिखा। अमीर खुसरो, जिनके आप कव्वालियाँ और गज़लें सुनते हैं, उन्होंने तुझके तैमूरी लिखा था, जो तैमूर लंग की लड़ाइयों के बारे में था, यानी वो भी डिफेंस और वॉर रिपोर्टिंग करते रहे थे। 20वीं शताब्दी में बहुत सारी चीज़ें बदली, टेलीग्राफ बन गया जिससे खबरें जल्दी मिलनी शुरू हुई। इनिशियल ही था लेकिन टेलीफोन और दूसरी चीज़ें बनने लगी थी, और उसी दौरान 2 बड़ी लड़ाइयाँ हुई, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। उस दौरान वॉर रिपोर्टिंग और डिफेंस रिपोर्टिंग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी। मार्था गैलहॉर्न हुई, उन्होंने स्पेनिश युद्धों से लेकर वियतनाम युद्ध तक लिखा। विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के मशहूर प्रधानमंत्री थे, वो वॉर रिपोर्टर रहे हैं, उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की रिपोर्टिंग की। अर्नेस्ट हेमिंग्वे, शायद आप कभी उनके नॉवेल पढ़ें, बहुत अच्छे लेखक थे, वो वॉर रिपोर्टर रहे। तो ये जो वॉर रिपोर्टिंग की शैली है, ये सबसे पुरानी है डिफेंस में, रिपोर्टिंग में, कल्चर से ही पुरानी है, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग से ही पुरानी है। क्योंकि जब से इंसान ने संगठित होकर रहना शुरू किया, उसने संगठित होकर युद्ध शुरू किए, और हर युद्ध की रिपोर्टिंग होती है, वो आवश्यक होती है, ज़रूरत होती है। तो वो सारी चीज़ें शुरू हुई। अब जैसा कि मेरा टॉपिक है कि इसमें चुनौतियाँ क्या आती हैं, हमेशा एक चीज़ याद रखिए, ट्रूथ इज़ फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ एवरी वॉर। हर लड़ाई में पहली लाश सच की गिरती है। डिसीट, डिसेप्शन और डिसइंफॉर्मेशन, यानी छल, धोखा और झूठी खबरें फैलाना हमेशा हर वॉरफेयर की, हर लड़ाई का एक खास हिस्सा होते हैं। महाभारत की लड़ाई में जब युधिष्ठिर कहते हैं कि अश्वत्थामा हतो, तो वो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है कि उस एक गलत खबर को बहुत तेज़ी से फैलाया जाए, और उन्होंने अपना टारगेट अचीव किया। वो जो काम करना चाहते थे, यानी द्रोणाचार्य को मारना चाहते, तो उन्होंने उस डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन से उसे हासिल किया। दूसरे विश्व युद्ध में चीज़ें आगे बढ़ गई थी, हवाई जहाज़ का इस्तेमाल हो रहा था, तो हवाई जहाज़ से पर्चे गिराए जाते थे, रेडियो का इस्तेमाल शुरू हो चुका था, रेडियो में अलग प्रोग्राम बनाए जाते थे और उस लैंग्वेज में बनवाए जाते थे जो आपकी टारगेट होती थी। मिसाल के तौर पे
पैसिफिक ओशियन में जहाँ पे अमेरिकी और जापानीज लड़ रहे थे, वहाँ पर अमेरिका ने अपने यहाँ के जो जापानीज थे उनसे जापानी भाषा में अलग प्रोग्राम बनवाए और उनको इस फ्रीक्वेंसी पे सेट किया जाता था कि उनको जापान में सुना जा सके। वो इसलिए क्योंकि आप हर लड़ाई में अपने लोगों का मोराल ऊपर करना चाहते हैं, दुश्मन के लोगों का, उसकी फौज का मोराल आप डाउन करना चाहते हैं। ये एक लड़ाई में बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है। और जैसा कि मैंने कहा, डिसीट, डिसेप्शन, डिसइंफॉर्मेशन, ये उन सारी चीज़ों में मिलती हैं। रेडियो स्टेशन अलग बने। 71 की लड़ाई में जिसमें भारत ने बहुत शानदार एक कामयाबी पाई थी और पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तोड़ा था, उससे लड़ाई से पहले जब दिसंबर में शुरू हुई थी, उससे पहले लगभग 7 महीने पहले से भारत सरकार ने एक रेडियो स्टेशन एस्टैब्लिश किया था जिसके बारे में ये कहा गया था कि ये मुजीब नगर में है, यानी बांग्लादेश में एक जगह का नाम रखा गया था मुजीब नगर, और उसे कहा गया था कि अब आज़ाद हो गया है पूर्वी पाकिस्तान से, लेकिन वो कलकत्ता से चलता था। और उसमें पूर्वी पाकिस्तान के जो तब पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, वहाँ के लोगों के ऊपर जो पश्चिमी पाकिस्तान यानी आज का पाकिस्तान है, वो जो जुल्म करता था उसकी कहानियाँ होती थी। वो एक बहुत शानदार प्रोपेगेंडा कैंपेन थी। खुशवंत सिंह ने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। उस टाइम पे 71 की लड़ाई में एक बहुत मशहूर वॉर रिपोर्टर थे सुरजीत सेन, वो उस टाइम पे ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे। उनकी खबरें ऑल इंडिया रेडियो का प्रसारण सुन के पाकिस्तानी ऑफिसर्स यकीन करते थे कि हाँ वाकई हम हार चुके हैं। और एक पाकिस्तानी ब्रिगेड, बहुत मज़ेदार वाक़या है, एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर ने सरेंडर करते वक्त अपनी रिवॉल्वर सुरजीत सिंह, जो दरअसल एक डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट थे, उनको सरेंडर की थी। और 2005 में सुरजीत सिंह जब बड़े बुजुर्ग हो गए तो उसमें जनरल जे सिंह चीफ थे, तो उनको वो रिवॉल्वर वापस करने आए थे। मैं वहाँ पे था, हम लोग थे वहाँ पे, तो वो वापस करने आए थे कि ये आप लोग अपने म्यूजियम में रखिए। तो डिफेंस का जो काम है, डिफेंस रिपोर्टिंग का जो काम है, वो हमेशा बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि वो दिशाएं दशाएं, ज्योग्राफी बदलता है, वो पॉलिटिकल सिनेरियो बदल देता है, वो इकोनॉमिक्स बदल देता है। तो डिफेंस की जो रिपोर्टिंग है वो इसीलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। आपको बहुत उसमें सावधानी से काम करना पड़ता है। आपके बहुत सारे जो आपके देश के या जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, बहुत सारे अखबार होंगे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होंगे, नाम लेना ठीक रहेगा, लेकिन आप लोग भी उसको पढ़िएगा कि कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल जो कि अगर खबर करेंगे तो वो भारत के खिलाफ ही करेंगे, इस तरह का नैरेटिव सेट करेंगे बहुत सटल ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से, कि वो भारत के खिलाफ, भारत के जनमत के खिलाफ, भारत की राजनीति के खिलाफ, भारत की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ हुआ है। BBC मिसाल के तौर पे उसका एक अलग तरीका है कि किस ढंग से वो प्रोपेगेंडा अपना कर। अल जजीरा कभी आप देखिए, कभी भी कोई खबर दिखाएगा वो भारत के पक्ष में नहीं दिखाएगा, भारत के खिलाफ ही दिखाएगा, भारतीय सेनाएं कश्मीर में जुल्म कर रही हैं या इस तरह की दूसरी चीज़ें। वॉशिंगटन पोस्ट में कई ऐसे आर्टिकल आते रहते हैं भी, तो उसमें आपको ये समझ में आता है कि किस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किस तरह से काम होता है नैरेटिव गढ़ने का। उस नैरेटिव को तोड़ना और अपना नैरेटिव बनाना, ये आपका काम होगा भविष्य में अगर आप काम करेंगे आगे डिफेंस में या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो इस तरह की चीज़ें करें, क्योंकि ये देश के सामने एक चुनौती होती है। नेपोलियन बोनापार्ट कहा करता था कि 4 hostile न्यूज़पेपर्स आर मोर फियरसम देन 1000 एनिमी बैनर्स, यानी 4 अगर ऐसे अखबार हैं जो मेरे खिलाफ दुश्मनी रखते हैं और वैसी खबरें छापते हैं, तो वो दुश्मन की 1000 बैनर्स, 1000 संगीनों से ज़्यादा मैं उनसे डरता हूँ। तो हमेशा जो जनमत फैलाया जाता है, वो आपके खिलाफ जो नैरेटिव सेट किया जाता है, उसका असर वो सीप इन होता है आपके अपने देश में, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फैलाया जाए या आपके देश में। तो आप जो भी आप जब भी काम करेंगे तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो उस नैरेटिव का काउंटर नैरेटिव आपको करना है, और या उस नैरेटिव के बरखिलाफ आप कोई अपना नैरेटिव सेट करें। अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा लड़ाई में बदल गई हैं। पिछले 20 साल में वॉरफेयर पूरी तौर पे चेंज हो गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ सोशल मीडिया पे है। जैसे जब गल्फ वॉर हुआ था 89 में, तो वो पहला टेलीवाइज्ड वॉर था, सब ने अपने घर में बैठ के टीवी में उसको देखा। करगिल एक टेलीवाइज्ड वॉर था, उसको सब लोगों ने अपने घर में बैठ के देखा। अब चीज़ें और आगे जा चुकी हैं। जो नैरेटिव सेट किया जाता है, जो आपके देश के सामने या आपके सामने भी चुनौती होगी, जो नैरेटिव सेट किया जाएगा,
वो सोशल मीडिया पे क्रिएट किया जाएगा, वो डिजिटली क्रिएट किया, उसको क्रिएट करना बहुत आसान है। और दुश्मन देश, पड़ोसी देश उसमें बहुत महारत हासिल कर चुके हैं। दो हमारे पड़ोसी हैं, उनके साथ हमारे संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहते हैं, कई बार स्थितियां तनावपूर्ण हो जाती, चीन और पाकिस्तान। चीन स्ट्रैटेजिकली टारगेट करता है, यानी वो लंबी दूरी, लंबी सोच के साथ काम करना शुरू करता है। उसका जो डैमेज होता है वो आमतौर पे दिखता नहीं है, उसका जो नैरेटिव है। और मीडिया चूंकि चीन में फ्री नहीं है, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा डैमेजिंग नहीं होता है। ग्लोबल टाइम्स है उनका, उसमें वो अपने प्रोपेगेंडा चलाते रहते, वो असरदार नहीं होता है। पाकिस्तान बहुत आगे है। पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ISPR, इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन। वो पब्लिक रिलेशन फौज का या आर्म फोर्सेस का व्यू ऑफ पॉइंट रखने के लिए सामने होता है। उसका जो चीफ होता है वो एक फौजी अफसर होता है, DG डायरेक्टर जनरल ISPR, मेजर जनरल रैंक का अफसर होता है। वो डायरेक्ट रिपोर्ट करता है ISI के चीफ को। ISI आप लोग जानते हैं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है जिसका एक ही एजेंडा होता है, भारत के खिलाफ कार्रवाई करना। DG ISPR DG ISI को रिपोर्ट करता है, उसी के नीचे काम करता है। बजट उसका ज़बरदस्त है। कभी यूट्यूब में आप लोग देखिएगा, एक फिल्म है वार, WAAR, वार, प्रहार वाला वार, उसको आप देखिएगा, आपको अंदाज़ा लगेगा कि ISPR के प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ क्या है, उनका बजट कितना हाई होता होगा। उस फिल्म देख के आपको पता लगेगा। वो बहुत डैमेज करता है, ख़ास तौर पर जब क्राइसिस का वक्त आता है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर था, जैसे पुलवामा के बाद जो ऑपरेशन बालाकोट हुआ, या उससे पहले जब उड़ी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसमें उसके जो नैरेटिव होते हैं वो बहुत डैमेजिंग होते हैं और बहुत अंदर तक जाते हैं। पुलवामा के एक आध दो आपको मैं केस स्टडी बताता हूँ। पुलवामा के बाद बालाकोट पे एक एयर अटैक हुआ। एयर अटैक होने के दूसरे दिन पाकिस्तान की तरफ से अटैक आया। एक डॉग फाइट हुई। डॉग फाइट तब कहते हैं जब दो फाइटर एयरक्राफ्ट आसमान में एक दूसरे से लड़ते हैं, उसे डॉग फाइट कहते हैं। क्यों कहते हैं मुझे भी नहीं मालूम, पर डॉग फाइट कहलाता है। तो स्क्वाड्रन लीडर अभिनंदन अपने MiG-21 से उन्होंने टेक ऑफ किया, पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को उन्होंने डाउन किया और उसके बाद वो पाकिस्तान में पकड़ गए। भारत में उस समय जोश की लहर थी, क्योंकि एक दिन पहले भारत ने बालाकोट पे हमला किया था, बहुत सारे आतंकवादियों के मारे जाने की खबर थी। फिर उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से अटैक आया दूसरे दिन, और उसी के साथ चीज़ें बदलनी शुरू हुई। एक दिन का अटैक भारत ने किया, सारा कुछ पॉजिटिव नैरेटिव चला। दूसरे दिन मॉर्निंग में पाकिस्तान का काउंटर अटैक आया और उसी के बाद से सारी चीज़ें बदलनी शुरू हुई। भारत की तरफ से पब्लिक रिलेशन में कोई एक्टिविटी नहीं हुई। हम लोग खुद अपनी खबरों के लिए पाकिस्तान के ऊपर निर्भर थे। पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल से जो खबरें आ रही थी, जो इन्फॉर्मेशंस आ रही थी, हम उस पर निर्भर कर रहे थे, चाहे वो अभिनंदन का पकड़ा जाना हो या पाकिस्तान के दूसरे अटैक। यानी पूरे भारत के मीडिया में वो नैरेटिव चल रहा था जो पाकिस्तान चाह रहा था, ISPR जो चाह रहा था वो नैरेटिव चल रहा था। उसके बाद अभिनंदन पकड़ा गया। भारत ने दूसरे दिन और मोबिलाइजेशन किया, चीज़ें और ज़्यादा आगे गईं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक के बाद एक वीडियो रिलीज़ होने शुरू हुए। आप में से शायद किसी को याद होगा कि उस दौरान अभिनंदन के लगातार वीडियो आ रहे थे, आप लोगों ने भी सर्कुलेट किए होंगे। वो सारे वीडियो ISPR बना के रिलीज़ कर रहा था, जो हमारे पूरे देश में सर्कुलेट हो रहे थे। एक वीडियो में एक पाकिस्तानी ऑफिसर है, वो अभिनंदन से पूछताछ कर रहा है। पूछताछ बिल्कुल जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से कर रही। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड नेशंस में एक संधि हुई थी, एक नियम बनाए गए थे लड़ाई के। उस लड़ाई के नियम में ये था कि अगर आप दुश्मन के किसी ऑफिसर को या सोल्जर को आप पकड़ते हैं तो उसको आप POW, प्रिजनर ऑफ वॉर ट्रीट करेंगे, और उसमें उसका नाम और उसका IC नंबर और उसकी रेजिमेंट का नाम के अलावा आप उससे आगे कुछ नहीं पूछ सकते हैं। ये आप इसलिए पूछेंगे क्योंकि आपको रेड क्रॉस को जानकारी देनी है। तो जो पाकिस्तान की तरफ से पहला वीडियो आया, उसमें एक पाकिस्तानी ऑफिसर अभिनंदन से ठीक यही 3 सवाल पूछ रहा था। उसके बाद उसने अगला सवाल पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो अभिनंदन ने कहा कि आई एम सॉरी, मैं इस बात का जवाब नहीं दूंगा। तो पाकिस्तानी ऑफिसर ने कहा हाँ आप बिल्कुल सही कहते हैं, आप इस बात का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हैं। तो नैरेटिव बढ़ना शुरू हुआ कि पाकिस्तान इतना बुरा नहीं है, पाकिस्तान की सेना इतनी बुरी नहीं है। वही सेना जिसने 14 फरवरी को पुलवामा में अटैक करवाया था अपने लोगों से, और 46 CRPF के लोग मारे गए थे। ये नैरेटिव सीप इन होता है। आप जब उसको शेयर करते हैं आपके अंदर भी इमोशंस आते हैं कि देखो ये कितना भला आदमी है। उसके बाद अगला था जो चाय वाला, बड़ा मशहूर हुआ था कि चाय कैसी थी,
और वो कहता है कि अभिनंदन कह रहा है कि टी वॉज फैंटास्टिक। उसी के बाद नैरेटिव सेट होना शुरू हुआ से नो टू वॉर, भारत की सेना हमले के लिए तैयार है, पाकिस्तान एक नैरेटिव पुश कर रहा है से नो टू वॉर, पूरे देश में वो नैरेटिव चलना शुरू हो गया और वो देखते देखते चलना शुरू हो गया से नो टू वॉर, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लड़ाई बंद करो, लड़ाई बंद करो। और उसके बाद दूसरे दिन खैर वो कुछ और लोगों ने मीडिएशन किया और कुछ और घटनाएं हुई, उसके बाद अभिनंदन की वापसी हुई। लेकिन उन 2 से 3 दिनों में देश पूरी तौर पे वो नैरेटिव पढ़ रहा था, वो नैरेटिव समझ रहा था जो पाकिस्तान सेट करना चाहता था, और पाकिस्तान ने वो नैरेटिव बहुत कामयाबी के साथ सेट किया। वो तो एक आखिरी उन्होंने वीडियो रिलीज़ किया था, वो वीडियो को किसी तरह से सरकार ने ब्लॉक किया, वो वीडियो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग था। उसमें तो अभिनंदन जैसी शक्ल का एक आदमी जो पाकिस्तान का था, अभिनंदन जैसे कपड़े पहने हुए, वैसी मूछें बनाए हुए, वो पाकिस्तान के सिपाहियों के साथ गाना गा रहा था और डांस कर रहा था। यानी कि पाकिस्तान की सेना, नैरेटिव ये था कि पाकिस्तान की सेना कितनी अच्छी है, कि उसने पीओडब्ल्यू को कितने अच्छे से रखा हुआ और पीओडब्ल्यू कितना खुश है। इस तरह से नैरेटिव, सटल नैरेटिव सेट किए जाते हैं। अभी हो सकता है कि आप ये पूरी बात मेरी समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि नैरेटिव सेट करना आज की तारीख में हर लड़ाई का बहुत बड़ा हिस्सा है। पहले भी था जनमत बनाना, और आज की तारीख में जनमत बनाना बहुत आसान है, क्योंकि सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। ISPR हज़ारों ट्विटर हैंडल से ऑपरेट करता है, जो कि आपके यहाँ का नैरेटिव बनाता है। ऑपरेशन सिंदूर में ये सारी गलतियां नहीं हुई। पाकिस्तान के पास ISPR है, भारतीय सेना ने अपनी, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट की, उसके बाद अपनी कम्युनिकेशन की बहुत सारी चीज़ें बेहतर की। कम्युनिकेशन के लिए एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया, जिसको एक लेफ्टिनेंट जनरल हेड करता है, उसके बाद वो नीचे आता है और एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। उस ऑर्गेनाइजेशन ने, अब मैं बहुत सारी बातें, अब चूंकि वो बातें ख़त्म हो गई हैं इसलिए मैं शेयर कर सकता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को हुआ। हम लोग लगभग रोज़ ही, जो हम लोग डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट आर्मी हेडक्वार्टर में और रक्षा मंत्रालय में जाते हैं, तो एक ख़ास सेक्शन जो कि हम लोगों से रोज़ मिलता है ऑफिसर्स का, उसने हम लोगों से मिलना बंद कर दिया 4 दिन पहले, और वो पूरा का पूरा इलाका आउट ऑफ बाउंड कर दिया गया। हम लोगों ने कहा भी कि इतने टेंशन चल रहा है, हम लोग को वहाँ जाने दो। उन्होंने कहा नहीं, कुछ काम हो रहा है। 4 दिन तक ऑफिसर्स वहीं रहे और वो प्रैक्टिस कर रहे थे 7 मई की, कि 7 मई को 1:05 पर अटैक शुरू हुआ, 1:26 पर अटैक ख़त्म हुआ, और 1:30 बजते एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो, आप लोगों को मालूम होगा, PIB से प्रेस रिलीज आ गई। थोड़ा सा भी वक्त नहीं दिया कि पाकिस्तान अपनी नैरेटिव पुश कर सके। इसको आप कंपेयर करिए पुलवामा से, कि जबकि 24 घंटे तक कोई रिलीज नहीं आई थी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। लोगो, ऑपरेशन सिंदूर का जो लोगो आप लोगों ने देखा होगा, उसमें वो सिंदूर वगैरह है, वो लोगों को वहीं से डिज़ाइन करके वो 1:45 पे वो लोगो अपलोड हो चुका था, ट्वीट शुरू हो चुके थे। तो एक बहुत शानदार ढंग से नैरेटिव सेट कर दिया गया और पाकिस्तान को अपना नैरेटिव पुश करने का मौका नहीं मिला। ये ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बहुत मजाक उड़ा मीडिया का, टेलीविज़न का। हालांकि मैं टेलीविज़न में नहीं हूँ, पिछले साल मैंने छोड़ दिया, लेकिन सबका मजाक उड़ा कि कराची पे कब्ज़ा हो गया और इस्लामाबाद पे कब्ज़ा हो गया, जिस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएगी। ये बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है। पत्रकारिता के लिहाज से फैक्ट गलत थे निश्चित तौर पे, लेकिन उसके बाद ऑफिसर्स ने जो बताया, जो ऑफिसर इंफॉर्मेशन ऑपरेशन या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में काम करते हैं, जिनका काम है ISPR के प्रोपोगंडा को, नैरेटिव को ब्लॉक करना, रोकना और काउंटर नैरेटिव सेट करना, वो बड़े खुश थे। वो कह रहे थे कि नोएडा लाइट इन्फेंट्री, मजाक में सारे के सारे चैनल्स के ऑफिस नोएडा में है, बोले नोएडा लाइट इन्फेंट्री ने तो वॉलंटियरी सर्विस की हम लोगों की, कि हज़ारों हज़ार ट्विटर हैंडल्स से एक नैरेटिव चल रहा था जो गलत था। हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी नहीं तो ISPR के मुकाबले में हम, उनका ये कहना था कि हम ठहर नहीं सकते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा ताकत है नैरेटिव फैलाने की। तो जितनी भी चैनल्स थे, जो भी खबरें गलत आ रही थीं, उसने एक फ़ायदा फ़ौज को पहुंचाया कि फ़ौज को ISPR के नैरेटिव को ख़त्म करने में आसानी हुई। पत्रकारिता के लिहाज से ये चीज़ कितनी गलत थी, कितनी सही थी, ये अलग है। फैक्ट पत्रकारिता में गलत आप नहीं दे सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो निश्चित तौर पर पत्रकारिता के लिहाज से ये चीज़ सही नहीं थी, लेकिन लड़ाई के लिहाज से,
फौज के लिहाज से इस चीज़ ने बहुत मदद की थी। आपको मालूम है कि उस रात पाकिस्तान की तरफ से क्या क्या चीज़ें आ रही थी। जब 9 और 10 की दरमियानी रात भारत के 8 शहरों पर कब्जा हो चुका था, दिल्ली की पूरी लाइट उड़ा दी गई थी, बॉम्बे अंधेरे में डूब चुका था, मेट्रो बंद हो चुकी थी, ट्रेनें ठप हो चुकी थी, बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर गया था। ये पाकिस्तान नैरेटिव फैला रहा था। तो अगर उस दिन कराची और रावलपिंडी वाली खबरें नहीं आती और ये नैरेटिव अगर आता तो कितना कैओस फैलता देश में, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। 22 अप्रैल पहलगाम अटैक और 7 मई के बीच में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ें फेसबुक और ट्विटर पर चली। आप में से बहुत सारे लोगों ने, आई एम श्योर, फेसबुक में चला था एक फौजी, एक सो कॉल्ड फौजी का एक वो मोनोलॉग कर रहा है कि पहलगाम में इतने सैनिकों की लाशें पड़ी हुई हैं, सैनिकों की लाशें पड़ी हुई हैं और कोई अभी तक नहीं पहुंचा है और कौन इसका जिम्मेदार है, ये सारी बातें। उसको बहुत सारे लोगों ने शेयर किया, बहुत सारे लोगों ने शेयर किया, फेसबुक पे वो वायरल हो गया। लोगों ने ध्यान से फिर देखा और उसका काउंटर करना शुरू किया। उसके अंदर की जो बनियान थी वो ब्लू कलर की थी। इंडियन आर्मी की जो अंदर की बनियान होती है वो ऑलिव ग्रीन होती है और इसी के साथ यूनिफॉर्म में उसकी और कुछ खामियां थी, तो वो फ़ौरन पकड़ में आ गया। लेकिन उस दौरान भी वो देश में, और मैं तो बड़े बड़े संपादकों को जानता हूं जिन्होंने उसको शेयर किया कि अगर ऐसी बात हुई है कि सैनिक मारे गए हैं तो वो बात अभी तक क्यों नहीं बताई गई। इस तरह के नैरेटिव इतना ज़्यादा डैमेज करते हैं। कंधार हाईजैक 1999 में हुआ था और उसके बाद एक बहुत बड़े जो लोग होस्टेज थे उसमें एयर इंडिया के प्लेन में, उनके परिवार वालों को लेके पीएम के घर का, उस समय अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके घर का 7 रेसकोर्स रोड का घेराव किया गया था। ऐसे में सरकार के ऊपर प्रेशर आता है, सरकार के ऊपर दबाव आता है और शायद उसी दबाव की वजह रही होगी कि भारत को उन आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा और कंधार ले जाके छोड़ना पड़ा अपने एयरक्राफ्ट में बिठा के। बाद में उनको मारने में कितनी दिक्कत हुई, बहुत दिनों बाद वो मारे जा सके। एक उनमें से अभी भी जिंदा है और भारत के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। तो इस तरह का जब जनमत तैयार होता है तो सरकार के ऊपर इस तरह के फैसले लेने का दबाव पड़ता है जो दरअसल नहीं लेने चाहिए, सख्त फैसले नहीं ले पाती। ये नैरेटिव इसीलिए पुश किए जाते हैं ताकि एक जनमत तैयार किया जा सके, ऐसा जनमत तैयार किया जा सके जो कि दुश्मन अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट कर सके या कि उसको उससे फायदा हो। इस तरह का नैरेटिव अब फैलाना बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा जो भी हमारे एडवर्सरीज हैं, जो भी हमारे पड़ोसी हैं, वो इस मामले में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। उस नैरेटिव को काटने की, उसके खिलाफ काउंटर नैरेटिव चलाने की जिम्मेदारी आप में से ही किसी की होगी। अगर वो आगे डिफेंस जर्नलिज्म करेगा तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी। आप किसी चैनल में होंगे, आप कोई वेबसाइट में होंगे, तो उस समय आपको उस नैरेटिव को समझना और उस नैरेटिव के खिलाफ काउंटर नैरेटिव चलाना और उसको दुनिया के सामने लाना कभी आपकी जिम्मेदारी होगी। एक वक्त ख़त्म हो रहा है, फिर भी एक छोटी सी आपको घटना और बताता हूँ। ये 2019 वाली बात है, पुलवामा के बाद। एक ट्विटर हैंडल और एक फेसबुक पे एक साहब थे, वो बहुत तेज़ी से एक्टिव थे और वही वाला नैरेटिव से नो टू वॉर वाला, और उन्होंने फेसबुक और ट्विटर पे बिल्कुल धुआंधार फायरिंग कर रखी थी कि मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी हूँ जो कि ऊधमपुर हॉस्पिटल में काम करता हूँ और इस समय यहाँ पे हज़ारों लाशें लाई जा चुकी हैं और हम लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है और अंदर खून की कमी है और अब तक सैकड़ों सैनिक मारे जा चुके हैं, 12 कैप्टन मेरे सामने मारे गए हैं और हमें बाहर फ़ोन नहीं करने दिया जा रहा है, हमें बाहर निकलने दिया जा, मोदी जी अब तो लड़ाई बंद करिए, हमारे भी बाल बच्चे हैं। इस तरह का वो नैरेटिव सेट कर रहे थे। उनका नैरेटिव थोड़ा सा चला भी, मैंने उसको काउंटर किया, उसको रीट्वीट करके और दूसरे लोगों को बताया। जम्मू में या कश्मीर में त्रिपाठी नहीं हो सकता। जम्मू में शर्मा हो सकता है, खजूरिया हो सकता है, संगोत्रा हो सकता है, पंगोत्रा हो सकता है, रसगोत्रा हो सकता है, कश्मीर में धर हो सकता है, कौल हो सकता है, लेकिन त्रिपाठी जम्मू कश्मीर में नहीं हो सकता। और धारा 370 से पहले बाहर का त्रिपाठी कोई जाकर जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी नहीं ले सकता। ये फरवरी की बात है, धारा 370 तो अगस्त में हटी। तो जाहिर सी बात है कि वो साहब जो पाकिस्तान के ISPR के हैंडल पे काम कर रहे थे, उन्होंने नाम वगैरह तो सारा कुछ किया, बस वो थोड़ा सा भूल गया कि त्रिपाठी
जम्मू कश्मीर का मूल निवासी नहीं हो सकता, मध्य प्रदेश का हो सकता है, बिहार का हो सकता है, उत्तर प्रदेश का हो सकता है। और फिर उन्होंने अपना ट्विटर हैंडल डीएक्टिवेट किया। इस तरह की चीज़ें होती हैं जो बहुत तेज़ी से फैलाई जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देती हैं। तो भविष्य में जब आप लोग काम करेंगे, अगर कोई आप में से डिफेंस में काम करेगा, तो इस तरह की काउंटर नैरेटिव्स करने की जिम्मेदारी आपकी होगी और ये आने वाले दिनों में और तेज़ी से बढ़ेगा और इसकी ज़रूरत बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबसे। दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही यही महीना रहा होगा 1995 में, जब मैं रीवा से माखनलाल भोपाल पहुंचा था। किराए के मकान में, किराए की एक बिल्डिंग में चला करता था। अब रीवा में इतना भव्य, इतना अच्छा परिसर, हमने तो अपने पूरे करियर में इतने अच्छे किसी यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा नहीं। ऑडिटोरियम कितना खूबसूरत है और बहुत सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी, बहुत अच्छे से आप पढ़ाई करिए। आपके सामने ये बहुत अच्छा मौका है। ऑल गुड विशेस टू यू। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब ने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 076623524551 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,